डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स को हम वाटर पिल्स भी कहते हैं क्योंकि ये वाटर फेंकने में हेल्प करता है, वाटर एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। अब डायूरेटिक्स बेसिकली आया है डायूरेसिस वर्ड से, ठीक है। डायूरेसिस का मतलब होता है कि इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड अमाउंट ऑफ यूरिनेशन, ठीक है, मतलब यूरिनेशन ज्यादा होगा। तो यूरिनेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, यूरिन में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा, ठीक है। अब ये वर्ड को ध्यान दें आप, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा, इसका मतलब हो गया कि पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रीअब्सॉर्ब कैसे होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक आइडियल नेफ्रॉन का डायग्राम बनाने जा रहा हूं। ये मैंने बना दिया एक नेफ्रॉन, ठीक हो गया, ये बन गया एक नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के ये बोमेंस कैप्सूल है, ये हो गया पीसीटी। पीसीटी वर्ड से क्लियर है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है कन्वोल्यूटेड, लेकिन मैं स्ट्रेट बना रहा हूं ताकि आपको इजी समझने में हो जाए। इसके बाद आ जाता है डिसेंडिंग, थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसके बाद आ जाता है ट्रांसवर्स लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। देन आ जाता है थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसके बाद आ जाता है थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक हो गया, ये थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसके बाद फिर डीसीटी वगैरह आ जाता है, फिर कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, मेडुलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट आ जाता है। उसके बाद जो है वो रेनल पेल्विस में ओपन होके वहां से यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है थ्रू यूरेटर, और यूरिनरी ब्लैडर से जो है मिक्सोटिशन के थ्रू वो चला जाता है यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये है नॉर्मल इसका जो है स्ट्रक्चर। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहां पर आ रहे होते ब्लड फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि फिल्ट्रेशन अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। ये जो है इसको हम कहते हैं आने वाले को अफरेंट आर्टेरियोल, जाने वाले को इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक हो गया। अब यहां पे क्या होगा, इसकी फिल्ट्रेशन होगा ब्लड की। अब ब्लड फिल्टर होके ब्लड का सारा चीज यहां पे नहीं आता, यहां पर आता है ये देखता हूं, लिख देता हूं यहां पर आयोन्स आते हैं, कैटायंस एनायंस। यहां पर आते हैं यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड। यहां पर आते हैं वाटर आते हैं, और वो अमाइनो एसिड आते हैं, ग्लूकोज आते हैं, अमाइनो एसिड, और बहुत जो छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं, बहुत ही माइन्यूट मतलब स्मॉल साइज प्रोटीन्स भी आते हैं कुछ, ठीक है। तो हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें फोकस करना है आयोन्स की एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन पर। तो मैं यहां पर पीसीटी का एक सेल बनाने जा रहा हूं। पहले हम देखते हैं कि पीसीटी में कैसे रीअब्जॉर्ब होता है। आपको एक बात मैं बता दूं कि जितने भी यहां पर वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, इसकी 60% रीअब्जॉर्प्शन हो जाते हैं पीसीटी में, ठीक है। और वो इस तरह से रीअब्जॉर्प्शन होता है कि यहां पर जो कंसंट्रेशन होता है सेम उतना ही कंसंट्रेशन जब पीसीटी के बाद जब निकलता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, वहां पर भी सेम कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। मतलब ये आइसोटोनिक कंडीशन बनाता है, ठीक है, आइसोटोनिक कंडीशन बनाता है। तो अब हम देखते हैं कि यहां पर रीअब्जॉर्प्शन होते कैसे हैं। तो यहां पर होते एक चैनल प्रोटीन जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टेड, जिसको NHE3 कहते हैं हम, सोडियम हाइड्रोजन एक्सपोर्टर 3, ठीक है। ये क्या करता है, सोडियम रीअब्जॉर्ब करता है, सोडियम, ओके मैं अंदर बनाने जा रहा हूं, सोडियम इसने रीअब्जॉर्ब किया और हाइड्रोजन इसने एलिमिनेट किया, ठीक है। अब देखें ना, हाइड्रोजन इसने एलिमिनेट से मुराद ये कि सिक्रीट करके ल्यूमेन मिला देगा, हाइड्रोजन आ गया ल्यूमेन में। अब मैंने बताया था कि इसमें आयंस भी होते हैं हमारे फिल्ट्रेट में, और जो फिल्ट्रेट में वन ऑफ द आयन है वो है बाइकार्बोनेट आयन। तो बाइकार्बोनेट आयन के साथ ये कंबाइन होके क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब कार्बोनिक एसिड बन गया। कार्बोनिक एसिड क्या करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये ब्रेक होगा, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ब्रेक होगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और ये वाटर बन गया। अब ये दोनों के दोनों जो है नॉन पोलराइज्ड है, ये क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉस करके इधर आ गया। अब देखें ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉस कर गया,
यहाँ पर वाटर भी तो होगा ना, सेल के अंदर वाटर सफिशिएंट अमाउंट में होते हैं, मोर देन इनफ होते हैं फॉर अ रिएक्शन। अब ये दोनों आपस में कंबाइन होके इन प्रेजेंस ऑफ अगेन सेम एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, सॉरी H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन गया। अब कार्बोनिक एसिड क्या होगा, H2CO3, अब कार्बोनिक एसिड क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होगा, मतलब आयोनाइजेशन होगा इसकी, H+ देखे यहां पे आ गया और बाइकार्बोनेट यहां पर आ गया। यहां पर एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसको हम कहते हैं, देखें बाइकार्बोनेट एंड सोडियम दोनों इकट्ठे रीअब्सॉर्ब होगा, इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो सोडियम भी रीअब्सॉर्ब हुआ, बाइकार्बोनेट भी रीअब्सॉर्ब हो गया। ठीक हो गया। यहां पर बहुत सारे सोडियम रीअब्सॉर्ब हो रहे होते हैं, तो इसके जो बेजल लेटरल सरफेस है, ये बेजल सरफेस हो गया इस सेल के, और ये ल्यूमिनल सरफेस हो गया। तो बेजल सरफेस पे एक और ट्रांसपोर्टर होता है जिसको हम कहते हैं सोडियम पोटासियम एटीपेज। तो पोटासियम और 3 सोडियम जो कि बाहर निकलेगा। ठीक है, 3 सोडियम बाहर निकल गया, 2 पोटासियम अंदर आ गया, तो इस तरीके से ये रीअब्सॉर्ब हो गया। यहां पर एक और चीज अब देखें, यहां पर बाइकार्बोनेट जो है, बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन भी होती है। तो सिक्रीशन के लिए यहां पर एक चैनल प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं सोडियम इसको हम कहते हैं, सॉरी सोडियम नहीं, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एंटीपोटर। तो देखें क्लोराइड रीअब्सॉर्ब होगा और बाइकार्बोनेट या दूसरे कोई बेस हैं वो क्या होगा, सिक्रीट होगा। ठीक है, बेस सिक्रीट हो गया। सिक्रीशन का मुराद ये है कि बाहर से या इंटरस्टिशियम से वो चीज ला के ल्यूमेन में रख देगा। ठीक है, तो ये क्लोराइड, ये बेस जो है एंटीपोटर हो गया। इतना ही नहीं, अब मैंने यहां पर बताया था अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज भी है, तो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन के लिए यहां पर सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है SGLT2। 1 होता है नीचे वाले रीजन में, अच्छा 1 2 दोनों होते हैं बेसिकली, यहां पर 1 होते नीचे वाले रीजन में, 2 होते ऊपर वाले रीजन में पीसी। ठीक है, तो ये हो गया SGLT2 जो कि क्या करेगा, सोडियम एंड ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, सोडियम एंड ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज देखें कि यहां पर ना फिल्ट्रेट में अमोनियम आयन भी आते हैं। ठीक है, अमोनियम आयन, ओके, NH4+। अगर H+ नहीं है इस ट्यूब्यूल में, तो इसका H+ जो है बाइकार्बोनेट ले लेता है और इसको बना देता है अमोनिया। और अमोनिया अगेन देखें, अमोनिया क्या है, नॉन पोलराइज जो है सब्सटेंस है या गैस है, जो कि फिर से जो है डिजॉल्व होकर बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं समझाऊंगा अभी फिर से एक दफा। तो इसी से रिलेटेड जो है हम एक और जो है सेल की बात कर लेते हैं जो कि है थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में एक सेल है जिसको जिसमें होता है एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जिसको हम कहते हैं सोडियम पोटासियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर। ये देखें, सोडियम पोटासियम, सोडियम भी रीअब्सॉर्ब होगा, पोटासियम भी और 2 क्लोराइड भी, सोडियम पोटासियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर। ठीक है, इसके बाद अब देखें पोटासियम यहां पर बहुत ज्यादा आ गया ना, पोटासियम के लिए यहां पर एक चैनल प्रोटीन होता है। और पहले यहां पर देख लेते हैं, यहां पर एक सोडियम पोटासियम एटीपेज होता है जो कि क्या करता है, देखिए ना, सोडियम अंदर आ गया था सेल के अंदर, तो ये सोडियम को बाहर फेंकेगा, 3 सोडियम को, और 2 पोटासियम को अंदर लाएगा। ठीक है, अब देखिए पोटासियम इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो सेल के अंदर जो है पोटासियम का अमाउंट बढ़ जाएगा, लेकिन हमें क्या रखना है, नॉर्मल रखना है ना। तो ये पोटासियम को क्या करेगा, यहां से मूव करा के बाहर ले आएगा ल्यूमेन में अगेन। अब ल्यूमेन में आके पॉजिटिव चार्ज आ गया ल्यूमेन में, ये क्या करेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल यहां पर डेवलप करेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप करेगा। और इस पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से क्या होगा, यहां से ट्रांससेलुलर रूट से, नॉट ट्रांससेलुलर, इंटरसेलुलर रूट से, ओके इंटरसेलुलर रूट से जो है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाहर भागेगा। ये देखें ना, यहां से जो है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाहर भागेगा,
मैग्नीशियम, क्योंकि देखिए ना पॉजिटिव चार्ज इन दोनों को रिपेल करेगा, तो ये यहाँ पे मतलब इंटरस्टिशियम में आ जाएगा। इसके बाद एक और चीज यहाँ पर होता है, उसको हम कहते हैं, जैसे यहाँ पर क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट एंटीपोर्टर, सॉरी को ट्रांसपोर्टर, यहाँ पर होता है पोटासियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, ठीक है, जो कि देखें ना यहाँ पर बहुत ज्यादा पोटासियम हो गया था तो उसको अगेन ये बाहर निकालेगा, यहाँ पर क्लोराइड भी ज्यादा हो गया था, क्लोराइड को भी बाहर निकालेगा। तो ये देखें, ये क्या था, पीसीटी का सेल था, पीसीटी का सेल था, ये जो ट्रांसपोर्टर है NHE3 वो ये वाला है, सोडियम हाइड्रोजन एक्सपोर्टर, और ये जो है इसको हम कहते हैं थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये अब हम आ जाते हैं असल अपनी टॉपिक जो है वो है डायूरेटिक्स। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डायूरेटिक्स जो है उसको हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। इनहिबिटर्स, ठीक हो गया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। इसके जो एग्जाम्पल है, इसको हम CA इनहिबिटर भी कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है इसको वो है एसिटाजोलामाइड, और भी है डोरजोलामाइड, ऐसे बहुत सारे हैं इसके। इसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट डायूरेटिक्स भी कहते हैं, बाइकार्बोनेट डायूरेटिक्स, क्योंकि देखिए ना अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी। देखिए ना बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड बनकर रीएब्जॉर्ब हो रहा था ना, तो इसकी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि बाइकार्बोनेट अब यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बाइकार्बोनेट डायूरेटिक्स कहते हैं इसको। अब आ जाते हैं इसके क्लिनिकल यूज पर। इसके बहुत ही ज्यादा क्लिनिकल यूजेस हैं, बहुत ही अहम जो है कंडीशन में इसको यूज किया जाता है, क्लिनिकल यूजेस। सबसे पहले अगर आपने अक्सर देखा होगा कि माउंटेन पर ट्रेकिंग करने वाले बंदा होते हैं, हम अक्सर जाते हैं माउंटेन्स पे, क्या होता है हमारा सांस चढ़ने लगता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट माउंटेन सिकनेस या फिर एल्टीट्यूड सिकनेस। तो उस कंडीशन में भी हम देते हैं एक्यूट माउंटेन सिकनेस। इसकी वजह क्या है कि देखें ना, अक्सर हम माउंटेन पे जब जाते हैं हमारी रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाती है, और रिस्पायरेटरी रेट बढ़ने की वजह से क्या होगा कि बॉडी, देखें ना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा फेंकोगे ना, जिसकी वजह से क्या होगा बॉडी में रिस्पायरेटरी अल्कालोसिस हो जाएगा, ठीक है, रिस्पायरेटरी अल्कालोसिस हो जाएगा। मैं इसको समझाता हूं। अब देखिए आप माउंटेन पे गए, रिस्पायरेटरी अल्कालोसिस हो गया, ठीक है। अब देखें ना, अगर हम दे देते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, वो क्या करेगा, बाइकार्बोनेट जो कि एक अल्काली है, अल्काली को बाहर फेंक देगा। अब देखें ना, अल्कालोसिस था पहले ही, अल्काली को बाहर फेंक दिया, तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात हो गया ना, तो इसलिए हम एक्यूट माउंटेन सिकनेस में देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देते हैं इडेमा को ट्रीट करने में। लेकिन इडेमा क्यों होता है, फ्लूइड एक्युमुलेशन की वजह से बॉडी में, और ये तो डायूरेटिक्स है तो ऑफ कोर्स हम दे ही सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा, इसका जो एक और यूज है वो है ग्लाउकोमा को ट्रीट करने में। एक और इसका यूज है, जैसे मैंने ये प्रोसेस बताया कि ये एक्वस ह्यूमर बनाने में कार्बोनिक एनहाइड्रेज का रोल है, ऐसे ही CSF बनाने में भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज का रोल है। सो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर दे सकते हैं हम टू डिक्रीज CSF फॉर्मेशन, ठीक हो गया। मीन्स क्या हो गया कि ये चारों कंडीशन में हम जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स देंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम इसकी टॉक्सिसिटीज पर, ठीक हो गया। इसकी टॉक्सिसिटीज ऐसे हैं कि देखें ना, सबसे पहले ये क्या करा रहा है, बाइकार्बोनेट को बाहर फेंक रहा है ना, बाइकार्बोनेट को बाहर फेंक रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा बॉडी में, ये तो क्या बेस है ना, अल्काली बाहर जा रहा है, तो बॉडी में क्या होगा एसिडोसिस। तो उसको हम कहते हैं हाइपरक्लोरेमिक हाइपोकलेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस,
ठीक हो गया, क्योंकि देखिए ना अब यहाँ पर बेस था ये बाइकार्बोनेट तो लॉस हो रहा है, यहाँ पर बेस की डेफिशिएंसी होगा, जिसके वजह से ये बेस क्या चाहेगा कि इधर में शिफ्ट हो जाऊं, और इधर शिफ्ट होने के लिए क्या होगा, क्लोराइड रीअब्जॉर्ब होना पड़ेगा। तो क्लोराइड ज्यादा रीअब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, हाइपरक्लोरेमिक। हाइपोकैलेमिक क्यों होगा, क्योंकि देखिए ना अब बॉडी में क्या है, एसिडोसिस, मतलब H+ सिक्रीट हो नहीं रहा है, ठीक है, तो जिसके वजह से सोडियम भी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। अब सोडियम जब रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो सोडियम टर्मिनल पार्ट में जाकर क्या होगा, सोडियम पोटेशियम एटीपेज वगैरह जो है सोडियम को या एल्डोस्टेरोन के प्रेजेंस में क्या होगा, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी और पोटेशियम की एलिमिनेशन होगी, जिसकी वजह से उसको हम हाइपोकैलेमिक कहते हैं, ठीक है, हो गया। इसके बाद अब आ जाते हैं हम सेकेंड, जिसके जो टॉक्सिसिटी है। अब देखें ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स में जितने भी ड्रग्स आते हैं वो सारे के सारे हैं सल्फोनामाइड डेरिवेटिव, और सल्फोनामाइड जो ड्रग्स होते हैं ना बहुत ही घटिया किस्म के ड्रग होते हैं। हमेशा वो क्या करते हैं, एलर्जी करा रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं क्रॉस एलर्जेनिसिटी, मतलब अगर एक सल्फोनामाइड दूसरे सल्फोनामाइड के साथ रह ही नहीं सकता, क्रॉस एलर्जेनिसिटी या क्रॉस एलर्जी कहते हैं। मतलब एक ड्रग अगर आप कार्बोनिक एनहाइड्रेज ले रहे हैं और कोई और सल्फोनामाइड आपने कहीं से ले लिया तो वो क्या करा देगा, क्रॉस एलर्जेनिसिटी, बॉडी में रैशेस वगैरह आ जाएगा। इसके बाद इसका जो थर्ड जो है टॉक्सिसिटी है वो ये है, ये हाइपर एमोनीमिया कराता है। ठीक हो गया। अब देखिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये देखे ना, बॉडी में क्या हो गया था, एसिडोसिस, मतलब ये जो है सोडियम हाइड्रोजन एक्सपोर्टर सही से काम नहीं कर रहा, यहां पर H+ आ नहीं रहा है। अब H+ नहीं आएगा तो बाइकार्बोनेट H+ कहां से लेगा, अमोनियम से लेगा। अब अमोनियम से H+ ले लिया, ये क्या बन गया, अमोनिया बन गया। और मैंने बताया था कि अमोनिया एक न्यूट्रल गैस है जो कि इजिली रीअब्जॉर्ब हो सकता है। अब इजिली रीअब्जॉर्ब हो गया तो क्या होगा, बॉडी में क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा अमोनिया हो जाएगा, जिसकी वजह से हेपाटिक इंसेफेलोपैथी भी हो जाता है, इंसेफेलोपैथी भी हो जाता है। ठीक हो गया, हाइपर अमोनीमिया। इसके बाद जो फोर्थ इसका टॉक्सिसिटी है, अब देखिए बॉडी में क्या, पहले मैं टॉक्सिसिटी का नाम बता देता हूं, वो हो जाता है कि ये कैल्सीयूरिया कराता है, कैल्सीयूरिया, या फिर क्या है, रीनल स्टोन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, रीनल स्टोन बनाता है। क्यों बनाता है कि अब देखें प्लाज्मा में जो है, हमारे प्लाज्मा में कैल्शियम जितने भी हैं उसका 50% जो है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंडेड होता है। ठीक है, 50% कैल्शियम जो है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बना हुआ है। ठीक है, अब अगर बॉडी में एसिडोसिस हो जाए तो क्या होगा, H+ आयोन जो है रिप्लेस कर देता है कैल्शियम को प्लाज्मा प्रोटीन से, तो कैल्शियम अब क्या हो जाएगा, फ्री कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा। अब जब फ्री कैल्शियम ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसकी फिल्ट्रेशन भी ज्यादा होगी, जब फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी तो उसकी एक्सक्रीशन भी ज्यादा होगा। अब मसला यह है कि कैल्शियम क्या करता है,